हेलो हाय दोस्तों, आप सुन रहे हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की ऑडियो बुक समरी जिसे बनाया है डेवलप्ड माइंडसेट चैनल ने, जो एक ऐसी टाइमलेस किताब है जो हमें फाइनेंशियल विजडम और सक्सेस के सीक्रेट सिखाती है। रिटन बाय जॉर्ज एस क्लासन। ये किताब पुराने बेबीलोन की सक्सेसफुल सीक्रेट से भरी हुई है, जो आज भी हमारी लाइफ में पैसा और वेल्थ कैसे मैनेज करना है इसका रास्ता दिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम बेबीलोन के अमीर शख्स के सीक्रेट्स जान सकते हैं, जिसे फॉलो करके आप भी अमीर बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम इस किताब के ऑथर जॉर्ज एस क्लासन, जो एक अमेरिकन बिजनेसमैन और राइटर थे, जिन्होंने अपनी लाइफ में फिनेंशियल विजडम और पर्सनल फाइनेंस के प्रिंसिपल्स को आसान तरीके से समझाने का काम किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक मिलिट्री ऑफिसर के रूप में की और बाद में उन्होंने एडवर्टाइजिंग और पब्लिशिंग की फील्ड में काम किया। क्लेसन ने अपनी राइटिंग्स के जरिए इस बुक के टाइमलेस लेसन्स को बेहतर तरीके से समझाया है, जो आज भी लोगों के लिए रेलेवेंट है। उनकी इस किताब ने कई लोगों की फाइनेंशियल जर्नी को ट्रांसफॉर्म किया है और आज भी इसे दुनिया भर में पढ़ा जाता है। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 यानी द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड से। दोस्तों, बेबीलोन पुराने ज़माने का सबसे ज़्यादा तरक्की करता हुआ शहर था, जहाँ के लोग तरक्की और दौलत के छोटे और बड़े सपने देखते थे। इस चैप्टर में हम बंसिर की कहानी सुनने वाले हैं, एक गरीब आदमी जो बहुत अमीर बनना चाहता था लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि दौलत कैसे हासिल की जाए। बंसिर, एक सिंपल आदमी जो अपना दिन अपनी छोटी सी दुकान में गुजारता था, उसने एक दिन एक सपना देखा। उस सपने में उसके हाथ में सोने से भरा एक बैग था, लेकिन जब वो जागा उसके हाथ खाली थे। यह सपना उसके अंदर एक खाली जगह छोड़ गया। बंसिर सोचने लगा, मैं दिन रात इतनी मेहनत करता हूँ, खून पसीना एक करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास आखिर पैसा क्यों नहीं है, सोना क्यों नहीं है और न ही वो सुकून है जो दौलत से आता है। इसलिए उसने अपने दोस्त कॉबी को बुलाया, जो एक म्यूजिशियन था। बंसिर ने उसे अपनी परेशानी बताई। यार, हम दोनों इतनी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हम गरीब हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम अमीर क्यों नहीं हैं? कॉबी ने जवाब दिया, यार, तुमने तो दिल की बात कह दी। मैं भी यही सोच रहा हूँ। हम दिन भर इतना काम करते हैं, फिर भी हमारे पास पैसा ही नहीं है। मगर आखिर हम गलती कहाँ और क्या कर रहे हैं? जब बंसिर और कॉबी अपनी हालत पर गौर कर रहे थे तो उन्होंने फैसला किया कि उन्हें किसी से मदद लेनी होगी। उन्होंने अपने शहर के सबसे अमीर शख्स का नाम सुना था, अरहम। अरहम एक आम आदमी से सफ़र करके अब बेबीलोन शहर का सबसे अमीर शख्स बना था। अगर कोई हमें सही तरीका सिखा सकता है तो वो अरहम है, बंसिर ने कहा। और इसी फैसले के साथ दोनों अरहम के पास गए, उससे सीखने के लिए कि पैसा कैसे कमाया जाता है और कैसे उसे जिंदगी में बढ़ाया जाता है। जब बंसिर और कॉबी अरहम के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अरहम एक आम शख्स की तरह जमीन पर बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून और कॉन्फिडेंस था जो दौलत से आता है। बंसिर ने अरहम से पूछा, आप हमारे शहर के सबसे अमीर शख्स हैं, मगर आप भी तो कभी हमारी तरह गरीब थे, फिर आखिर आपने कैसे इतनी दौलत हासिल की? अरहम मुस्कुराया और बोला, अरे तुम भी ना। मैंने यह बात समझी कि पैसा कमाना एक स्किल है जो हर शख्स सीख सकता है, मगर अक्सर लोग सिर्फ सपने देखते हैं, एक्शन नहीं लेते। पैसा कमाना और उसे बढ़ाना एक प्लान और डिसिप्लिन का नतीजा होता है। बंसिर और कॉबी बहुत गौर से सुन रहे थे। तो अरहम ने सबसे पहला लेसन दिया, सेव 1/10 ऑफ योर अर्निंग्स, यानी अपनी आमदनी का एक हिस्सा हमेशा बचाओ। उसने समझाया, जब भी तुम पैसा कमाओ तो हर दफ़ा अपनी इनकम का एक हिस्सा साइड पर रखो। एक वक्त आता है जब वो पैसा अपने आप से और पैसा बनाने लगता है। यही अमीर बनने का मेरा पहला कानून था। मैंने अपनी अर्निंग्स का एक हिस्सा हमेशा बचाया और उसे इन्वेस्ट किया। बंसिर ने सोचा, ये तो सिंपल बात लगती है, मगर मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। अरहम ने उसे बताया कि दौलत का पहला स्टेप यही होता है, बचाना। इस तरह पहला चैप्टर हमें यह बताता है कि पैसा कमाना सिर्फ ख्वाब नहीं, बल्कि एक प्लान और डिसिप्लिन से होता है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचाना शुरू करें और धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ें। चलिए अगले चैप्टर में जाते हैं और देखते हैं कि कैसे अरहम ने अपनी दौलत को और ज़्यादा बढ़ाया और बेबीलोन का सबसे अमीर शख्स बना। चैप्टर 2 द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे अरहम, जो एक आम आदमी था, कैसे बेबीलोन का सबसे अमीर शख्स बना।
यहाँ से हम फाइनेंशियल विजडम के ऐसे प्रिंसिपल सीखेंगे जो आपकी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखते हैं। बेबीलोन के लोग अक्सर अरहम को देखते थे और उससे हैरान होते थे कि उसने इतनी दौलत कैसे हासिल कर ली, जबकि वो भी तो कभी उनकी तरह एक आम शख्स था। जब बांसीर और कोबी उससे मिलने आए तो अरहम ने उन्हें अपनी कहानी बताई। मैं भी तुम्हारी तरह ही एक गरीब आदमी था, अरहम ने कहा। मैं एक क्लर्क का काम करता था और मेरी इनकम बिल्कुल कम थी। हर दिन मैं अपनी सैलरी खर्च करता और हमेशा आखिर में मेरे पास कुछ भी नहीं बचता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अमीर कैसे बनूं। एक दिन अरहम की जिंदगी का एक अहम मोड़ आया। उसे एक मशहूर गोल्ड लेंडर के पास काम करने का मौका मिला। उस गोल्ड लेंडर ने अरहम को एक इम्पॉर्टेंट लेसन दिया जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। अरहम ने कहा, मैंने अपनी सैलरी का एक छोटा हिस्सा साइड पर रखना शुरू किया। ये मेरा सबसे पहला कदम था अमीर बनने का। मगर सिर्फ पैसा बचाना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि उसे बढ़ाना भी ज़रूरी होता है। तो अरहम ने अपने दोस्त बंसीर और कॉबी को समझाया, देखो, सबसे पहला लेसन ये है कि तुम अपनी इनकम का एक हिस्सा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमेशा बचाओ। जब तुम अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा साइड पर रखते हो तो तुम अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। बंसीर और कॉबी ये सुनकर हैरान हुए। उन्होंने कभी अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाने का सोचा भी नहीं था। हर महीने हमेशा कुछ ना कुछ खर्चे आ ही जाते हैं, बंसीर ने कहा। मगर अरहम ने जवाब दिया, हर इंसान को लगता है कि उसकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि अपने खर्चों को कंट्रोल करना और अपनी इनकम का एक हिस्सा फ्यूचर के लिए साइड पर रखना। इसलिए यह याद रखो कि दूसरी जगहों पर खर्च करने से पहले जब भी आपको सैलरी मिलती है, सबसे पहले खुद के लिए पैसे बचाओ। यानी अगर आपकी सैलरी एक तारीख को आती है और आपके बहुत सारे खर्चे हैं, तो जिस दिन ही सैलरी मिले उसी दिन अपनी सैलरी का 10% सेव करो और इसे इन्वेस्ट करो। दूसरा सिद्धांत, अपने पैसे को आपके लिए काम करने दें। अरहम ने दूसरा लेसन दिया, अपनी बचत को इन्वेस्ट करो ताकि पैसा और पैसा बनाए। उसने समझाया, मैंने जो पैसा बचाया था उसे ऐसे लोगों के साथ इन्वेस्ट किया जो मेरी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का काम करते थे। इस तरह मैंने अपना पैसा बढ़ाया और अपनी दौलत को मल्टीप्लाई किया। अरहम ने अपने दोस्तों को एक मिसाल दी, अगर तुम सिर्फ पैसा बचाते रहो और उसे इन्वेस्ट ना करो तो वो सिर्फ एक खजाना बन जाता है जो तुम्हारी मदद नहीं करता। लेकिन अगर तुम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो वो तुम्हारे लिए काम करता है और धीरे धीरे तुम्हारा पैसा बढ़ता ही जाता है। अरहम ने तीसरा लेसन समझाया, अपने पैसे की हिफाजत करो। जब तुम पैसा कमाते हो तो हर बार सही जगह इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। कई लोग अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को ऐसे लोगों के हाथ में दे देते हैं जो उसे बर्बाद कर देते हैं। तुम्हें हमेशा उन लोगों के साथ काम करना चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हैं और जिनके पास नॉलेज है। अरहम ने अपने दोस्तों को अपनी एक गलती भी सुनाई। जब उसने अपना पहला पैसा कमाया तो उसने वो पैसा एक इनएक्सपीरियंस्ड मर्चेंट को दिया जो वो पैसा गैम्बल में खो बैठा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। तुम्हारा पैसा सिर्फ उन लोगों के साथ काम करेगा जिन्होंने वो काम पहले भी सक्सेसफुली किया हो, अरहम ने कहा। अरहम का अगला लेसन था, अपना घर खरीद लो। उसने कहा, तुम जो पैसा रेंट में हर महीने देते हो वो पैसा तुम्हारी जेब से निकलता रहता है। अगर तुम अपना घर ले लो तो तुम अपने फ्यूचर के लिए एक एसेट बना रहे हो जो तुम्हारे लिए काम करेगा। इस तरह तुम अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हो। और आखिरी लेसन था, अपने फ्यूचर के लिए बचाओ। उसने समझाया कि सिर्फ आज का नहीं बल्कि कल का सोचना ज़रूरी है। आपको अपने ओल्ड एज के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने बच्चों के लिए बचत और इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। अगर तुम अपना पैसा सिर्फ आज के लिए खर्च करते हो तो कल तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 2। इस तरह अरहम ने अपने दोस्तों को अपनी दौलत का सीक्रेट बताया। उसने सिंपल लेकिन पावरफुल लेसन्स दिए जो हर शख्स अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकता है। पैसा कमाना सिर्फ मेहनत से नहीं होता बल्कि प्लानिंग, डिसिप्लिन और सही डिसीजंस लेने से होता है। अगर तुम इन प्रिंसिपल्स को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करोगे तो तुम भी अपनी दौलत को बढ़ा सकते हो। अगला चैप्टर और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें हम सीखेंगे 7 क्यूर्स फॉर अ लीन पर्स। ऐसे 7 कवायद जो तुम्हारे खाली पर्स को हमेशा भरे रखने में मदद देंगे। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अगला चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 3, 7 क्यूर्स फॉर अ लीन पर्स। ये चैप्टर आपको 7 पावरफुल प्रिंसिपल्स सिखाएगा जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाएंगे। अगर आप इन प्रिंसिपल्स पर अमल करेंगे
तो आप भी अपने खाली पर्स को हमेशा भरने का तरीका सीख सकते हैं। आरंभ का पहला प्रिंसिपल सिंपल है। हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाना शुरू करो। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी हर आमदनी का कम से कम 10% अपने लिए साइड पर रखना चाहिए। यह पैसा तुम्हारे भविष्य का बेस बनेगा। आरंभ कहते हैं, बहुत से लोग अपनी पूरी सैलरी हर महीने खर्च कर देते हैं और कभी अपने लिए कुछ बचाते नहीं हैं। तुम्हें अपने खर्चात को कंट्रोल करना होगा और अपने लिए ज़रूर पैसा बचाना होगा। इस कानून का असल मकसद ये है कि तुम्हें आदत डालनी चाहिए कि अपने लिए हर महीने कुछ पैसा साइड पर रखते रहो। सोचो कि अगर तुम 10% अपनी सैलरी का हर महीने सेव करते हो तो 1 साल के बाद तुम्हारे पास एक बड़ी अमाउंट होगी जो तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स में मदद करेगी। आरंभ का दूसरा कानून ये है, अपने खर्चात को कंट्रोल करो। बहुत लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे खर्चात करते हैं जो ज़रूरी नहीं होते, मगर उन्हें लगता है कि वो उनके बिना नहीं जी सकते। आरंभ कहते हैं, अपने एक्सपेंसेस को देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। हर शख्स को यह लगता है कि उनका हर एक पैसा किसी ज़रूरत पर खर्च हो रहा है, मगर असल में कई खर्चात सिर्फ हमारे डिज़ायर्स होते हैं जो हमारे लिए नेसेसरी नहीं होते। अरहम ने समझाया कि तुम्हें अपने खर्चात को इस तरह मैनेज करना चाहिए कि तुम अपने भविष्य के लिए भी पैसा सेव कर सको और अननेसेसरी चीज़ों पर खर्च न करो। उन्होंने कहा, सिर्फ अपनी असली ज़रूरतों के लिए पैसा खर्च करो और बाकी पैसा बचाने की कोशिश करो। तीसरा कानून ये है, अपने पैसों को ऐसे इन्वेस्ट करो कि वो बढ़ता रहे। सिर्फ पैसा बचाना ही काफ़ी नहीं है, उसे बढ़ाना भी ज़रूरी है। अगर तुम अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा पैसा कमा सकता है। और हम कहते हैं, जितनी जल्दी तुम अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करते हो उतनी जल्दी तुम्हारे पास ज़्यादा दौलत जमा होना शुरू हो जाती है। पैसा एक जरिया है जो तुम्हें और ज़्यादा पैसा कमाने में मदद दे सकता है। उन्होंने एक मिसाल दी, अगर तुम अपने पैसों को रियल एस्टेट, गोल्ड या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो तुम अपनी दौलत को लगातार बढ़ा सकते हो। अरहम का कहना था कि तुम्हें अपने पैसों से और पैसा कमाना सीखना चाहिए। अरहम का चौथा कानून है, अपने पैसों को ऐसे इन्वेस्ट करो कि वो लॉस में न चला जाए। हर दफ़ा जब तुम अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हें हमेशा यह देखना चाहिए कि तुम्हारे पैसों की हिफाजत हो। उन्होंने कहा, बहुत से लोग अपने पैसों को बिना समझे इन्वेस्ट करते हैं और अपना पैसा खो देते हैं। तुम्हें सिर्फ उन लोगों के साथ काम करना चाहिए जो अपने काम में माहिर हैं और जिन्हें तुम ट्रस्ट कर सकते हो। अरहम ने अपनी एक गलती का जिक्र करते हुए कहा, मैंने एक इनएक्सपीरियंस्ड आदमी को अपना पैसा दिया था जो मेरी इन्वेस्टमेंट को बर्बाद कर बैठा। उस वक्त से मैंने सीखा कि अपने पैसों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। अरहम का अगला कानून है, अपने घर के मालिक बनो और उसे प्रॉफिटेबल बनाओ। उसका मतलब यह है कि तुम अपना खुद का घर ले लो ताकि तुम रेंट देने के बजाय अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो। अपना घर खरीदना तुम्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है और भविष्य में तुम्हारे लिए एक एसेट बन जाता है। उसने कहा, अगर तुम अपना खुद का घर लेते हो तो तुम अपनी इनकम को बेहतर इन्वेस्ट कर रहे हो और अपना खुद का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो। तुम्हारा घर तुम्हारे लिए एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बन सकता है। सिक्स्थ कानून ये है, अपने फ्यूचर के लिए प्लान करो और उसे सिक्योर करो। तुम्हें हमेशा अपने आने वाले दिनों के बारे में सोचना चाहिए ताकि तुम्हारा फ्यूचर सेफ हो। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी ओल्ड एज के लिए पैसा बचाना चाहिए और अपनी फैमिली के लिए भी कुछ सिक्योर करना चाहिए। और हम कहते हैं, अगर तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो और अपने आज को वाइजली मैनेज करते हो तो तुम्हारा कल ऑटोमेटिकली सिक्योर हो जाता है। हमेशा अपने फ्यूचर के लिए पैसा बचाने का प्लान बनाओ। और आखिरी कानून है, अपनी अर्निंग एबिलिटी को बढ़ाओ। तुम जितना ज़्यादा अपने स्किल्स और नॉलेज को इम्प्रूव करते हो तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा कमाने के मौके आते हैं। तुम्हें हमेशा अपने आप को एजुकेट करना चाहिए और नए स्किल्स सीखने चाहिए ताकि तुम अपनी अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ा सको। अरहम ने कहा, जितना ज़्यादा तुम अपनी स्किल्स को पॉलिश करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे पास अर्निंग का स्कोप होगा। अगर तुम हमेशा नए तरीकों को सीखने के लिए ओपन रहोगे तो तुम ज़्यादा वेल्थ जनरेट कर पाओगे। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 3, ये 7 पावरफुल क्यूअर्स हर शख्स के लिए ज़रूरी हैं जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ चाहता है। अगर तुम इन प्रिंसिपल्स को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हो तो तुम भी एक स्टेबल और प्रॉस्पेरस फ्यूचर बना सकते हो। इन क्यूअर्स को फॉलो करके तुम अपने खाली पर्स को हमेशा भर सकते हो और अपनी वेल्थ को स्टेडिली बढ़ा सकते हो। अगला चैप्टर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेगा जो है द गोल्ड लेंडर ऑफ बेबीलोन।
इसमें हम सीखेंगे कि कैसे सही इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से तुम अपनी दौलत को डबल कर सकते हो। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 4, द गोल्ड लेंडर ऑफ बेबीलोन। इस चैप्टर में एक फैसिनेटिंग स्टोरी के जरिए यह समझाया गया है कि कैसे सही इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से हम अपने पैसों को वाइजली मैनेज कर सकते हैं, जिसमें बेबीलोन के एक फेमस गोल्ड लेंडर मातोन का किस्सा है, जो लोगों को पैसे उधार दिया करता था। एक दिन एक यंग मर्चेंट उसके पास आया और उससे कुछ पैसे उधार मांगे ताकि वह अपना बिजनेस शुरू कर सके। मर्चेंट का नाम रोदान था और वह अपने नए बिजनेस के लिए एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। मातोन ने रोदान से कहा, मुझसे पैसे उधार लेना आसान है, मगर उन पैसों को वापस करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें सोच समझकर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि तुम्हारे पैसे वेस्ट ना हो जाएं। मातोन ने एक मिसाल दी कि कैसे लोग अपने पैसों का सही इस्तेमाल नहीं करते और बेकार में अपनी इन्वेस्टमेंट को खो देते हैं। उसने कहा, बहुत से लोगों को समझ नहीं होती कि पैसों को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और वह अपनी वेल्थ को गलत जगह लगाकर बर्बाद कर देते हैं। मातोन ने रोदान को एक सिंपल रूल सिखाया, सही इंसान के साथ इन्वेस्ट करो जो अपने काम का माहिर हो। अगर तुम अपने पैसों को ऐसे इंसान के हवाले करते हो जो अपने काम में माहिर नहीं है, तो तुम्हारे पैसों का वेस्ट होने का रिस्क ज्यादा होता है। मातोन ने कहा, अगर तुम्हें अपने पैसों को सिक्योर करना है तो तुम्हें उसे ऐसे काम में लगाना चाहिए जिसमें तुम्हें एक्सपर्टीज हो और तुम उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हो। नए वेंचर्स में बिना जांच के इन्वेस्ट करना पैसों को बर्बाद करने जैसा है। रोदान ने मातोन के मशवरे पर अमल करते हुए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया और धीरे धीरे वो तरक्की करने लगा। उसने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को केयरफुली मॉनिटर किया और हर बार मातोन से मशवरा लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमेशा अपने पैसों को उन जगहों पर इन्वेस्ट करो जहां तुम्हें पूरा यकीन हो कि तुम्हारे पैसे सेफ हैं। हमेशा ट्रस्टवर्दी और स्किल्ड लोगों के साथ काम करो ताकि तुम अपने पैसों को वेस्ट होने से बचा सको। मातोन का एक और ज़रूरी प्रिंसिपल था, कभी भी ऐसे काम में पैसे मत लगाओ जिसका तुम्हें पूरा इल्म नहीं है। तुम्हें हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डीपली समझना चाहिए ताकि तुम रिस्की इन्वेस्टमेंट्स से बच सको। मातोन ने रोदान को कहा, लोग तुमसे हर वक्त पैसे उधार मांगेंगे, मगर तुम्हें हमेशा उनका मकसद और उनका बिजनेस प्लान समझना चाहिए। अगर तुम समझते हो कि वो तुम्हारे पैसों को बढ़ा सकते हैं, यानी उनके बिजनेस प्लान में दम है, तभी उन्हें पैसे उधार दो। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 4। ये चैप्टर हमें एक स्ट्रॉन्ग लेसन देता है कि सिर्फ पैसे कमाना काफ़ी नहीं है, हमें उन्हें वाइजली इन्वेस्ट करना भी सीखना चाहिए। मातोन की कहानी कहती है कि सेफ्टी और प्लानिंग काफ़ी ज़रूरी है जब बात इन्वेस्टमेंट्स की होती है। अगर आप सही इंसान के साथ काम करते हैं तो आप अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं। अगला चैप्टर एक और अहम लेसन सिखाता है, जो है द वॉल्स ऑफ बेबीलोन। इसमें हम जानेंगे कि कैसे अपनी प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर करना हर शख्स के लिए ज़रूरी है। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करता है, जो है प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जैसे हम अपने शहरों को दुश्मनों से बचाने के लिए दीवारें बनाते हैं, वैसे ही हमें अपनी वेल्थ को भी रिस्क और नुकसान से प्रोटेक्ट करना होता है। चैप्टर 5, द वॉल्स ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन का शहर अपनी दीवारों के लिए मशहूर था। ये दीवारें इतनी ऊंची और मजबूत थीं कि कोई भी दुश्मन आसानी से उन्हें तोड़ नहीं सकता था। एक वक्त ऐसा आया जब बेबीलोन का शहर दुश्मनों से घिरा हुआ था, मगर इन दीवारों की वजह से शहर को कुछ नहीं हुआ। एक दिन एक पूरा दुश्मन का लश्कर बेबीलोन के बाहर आया, लेकिन बेबीलोन के लोग बिल्कुल पुरसुकून थे। उन्हें अपनी दीवारों पर पूरा यकीन था। ये दीवारें उनके शहर को प्रोटेक्ट कर रही थीं और दुश्मनों की कोशिशें नाकाम हो रही थीं। शहर के लोग कहते थे, हमारी दीवारें मजबूत हैं, जब तक ये दीवारें हैं हमें किसी से डर नहीं। इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन ये था कि प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी हमेशा पहली ज़रूरत होती है, और ये प्रिंसिपल हमारी पर्सनल वेल्थ पर भी अप्लाई होता है। बेबीलोन की दीवारें एक मिसाल हैं कि हमें अपने पैसों को भी हिफाजत में रखना चाहिए। हमारी वेल्थ एक वल्नरेबल एसेट है जो किसी भी वक्त खो सकती है अगर हम उसे प्रोटेक्ट ना करें। इसलिए जस्ट लाइक द वॉल्स ऑफ बेबीलोन, हमें अपनी फाइनेंशियल लाइफ में भी प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। वेल्थ को सिक्योर करने का तरीका ये है कि हमेशा इंश्योरेंस लें, इमरजेंसी फंड्स बनाएं और फाइनेंशियल प्लानिंग करें
जो आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में प्रोटेक्ट करें। हर इंसान के पास अपनी सेविंग्स को सिक्योर रखने का एक तरीका होना चाहिए। जस्ट लाइक बेबीलोन की दीवारें जो दुश्मनों के लिए रुकावट थीं, वैसे ही हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग हमें अनएक्सपेक्टेड खर्चे और नुकसान से प्रोटेक्ट करती है। ये चैप्टर हमें एक बहुत सिंपल मगर ज़रूरी बात सिखाता है। अपनी इनकम का कुछ हिस्सा हमेशा ऐसे सेव करें जो आपको बुरा वक्त आने पर हेल्प कर सके। जैसे बेबीलोन के लोग अपनी दीवारों पर भरोसा करते थे, वैसे ही आपको अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर भरोसा करना चाहिए। जब तक आप अपनी वेल्थ को प्रॉपरली सिक्योर करते हैं, आप हर फाइनेंशियल मुश्किल का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए अपने पैसों को किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने के लिए फाइनेंशियल वॉल्स बनाएं, यानी सेविंग्स, इंश्योरेंस और डाइवर्सिफिकेशन। बेबीलोन की दीवारें एक मजबूत प्रोटेक्शन का जरिया थीं, और इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन ये है कि हमेशा अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दें। आपको अपनी वेल्थ को बचा कर रखना चाहिए ताकि बुरा वक्त आने पर आपको मुश्किलात का सामना ना हो। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 5। इस चैप्टर के थ्रू हमें यह समझ आता है कि जैसे हम अपने घर या शहर को सिक्योर करते हैं, वैसे ही अपनी फाइनेंशियल लाइफ को भी सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने पैसों को हिफाजत में रखते हैं तो आप हर फाइनेंशियल मुश्किल का मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। अगला चैप्टर द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन के बारे में है, जिसमें हमें यह समझाया जाता है कि कैसे अपने कर्ज को मैनेज करना चाहिए और एक अच्छी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाना कितना ज़रूरी है। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब अगले चैप्टर पर बढ़ते हैं, जो है द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन। इस चैप्टर में एक और अहम कॉन्सेप्ट को कवर किया गया है, और वो है अपने कर्जों को मैनेज करना और उन्हें वापस चुकाने का सही तरीका। ये एक लेसन बेस्ड कहानी है जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाती है। चैप्टर 6 द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन। इस चैप्टर में हमें नादिर की कहानी सुनाई जाती है, जो एक कैमल ट्रेडर था और कर्जों के बोझ तले दबा हुआ था। ये कहानी हमें ये समझाती है कि कैसे हम अपने कर्जों से निजात पा सकते हैं और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं। बेबीलोन में नादिर एक बहुत फेमस कैमल ट्रेडर था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उसके ऊपर कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि वो उसे चुका नहीं सकता था। उसने अपने ज़रूरी खर्चों से ज़्यादा पैसे उधार ले रखे थे और अब वो ज़िंदगी के मुश्किलात में फंस गया था। नादिर ने सोचा कि अब उसका कोई हल नहीं है और वो कभी भी अपने कर्ज से आज़ाद नहीं हो सकता है। लेकिन एक दिन उसने एक पुराने दोस्त से मशवरा लिया, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। उसने नादिर से कहा, जब तक तुम अपने कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी नहीं लोगे, तब तक तुम कभी फाइनेंशियली आज़ाद नहीं हो सकते। उस दोस्त ने नादिर को एक प्लान दिया। उसने कहा, तुम्हें अपने कर्ज को छोटा छोटा करके चुकाना होगा। तुम अपनी इनकम का एक हिस्सा हमेशा बचा कर रख सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने कर्ज को मैनेज करना होगा। अपनी लाइफ का एक नया तरीका अपनाओ और खर्चों पर कंट्रोल रखो। नादिर ने इस प्लान को फॉलो करना शुरू किया। उसने अपनी इनकम को डिवाइड किया और अपने ज़रूरी खर्चे और कर्ज को अलग अलग कर लिया। उसने अपनी लाइफ में एक सख्त डिसिप्लिन लगाया ताकि वो अपने कर्जों को धीरे धीरे चुका सके। उसने डिसाइड किया कि हर महीने वो अपने कर्ज का एक छोटा हिस्सा चुकाएगा और बाकी पैसा अपने ज़रूरी खर्चों और सेविंग्स में लगाएगा। उसने ये भी सीखा कि हमेशा अपनी ज़रूरत से कम खर्च करना चाहिए ताकि कर्ज का बोझ बढ़ ना जाए। धीरे धीरे उसकी कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन के साथ नादिर ने अपने कर्ज को चुका दिया और अपने कैमल ट्रेडिंग बिजनेस को फिर से एस्टैब्लिश किया। इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन ये है कि हम जितना पैसा कमाते हैं उसका एक हिस्सा हमेशा अपने कर्ज को चुकाने में लगाना चाहिए। अगर हम अपने कर्जों को टाइम पर चुकाते हैं तो हमारी ज़िंदगी फाइनेंशियल प्रेशर से आज़ाद हो जाती है। नादिर ने अपनी ज़िंदगी में सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन को अपनाया और अपनी इनकम के अकॉर्डिंग अपने खर्चे सेट किए। उसने अपनी नीड्स और वांट्स को समझा और सिर्फ ज़रूरी खर्चों पर पैसा लगाया। नादिर की कहानी हमें एक बहुत बड़ा लेसन देती है। अगर आप अपने कर्जों को मैनेज नहीं करते हैं तो आप कभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल नहीं कर सकते। अपनी इनकम का एक हिस्सा हमेशा अपने कर्जों को चुकाने के लिए रखो और डिसिप्लिन्ड लाइफ जियो ताकि आप कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस में ना फंसें। नादिर की तरह अगर हम अपनी इनकम और एक्सपेंस का ध्यान रखते हैं और अपने कर्जों को टाइमली चुकाते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को फाइनेंशियल प्रेशर से बचा सकते हैं। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 6। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि लाइफ में फाइनेंशियल डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी को अपनाना ज़रूरी है ताकि हम कर्जों के बोझ से निजात पा सकें
हर शख्स को अपनी इनकम का हिसाब रखना चाहिए और हमेशा अपने कर्जों को चुकाने के लिए एक क्लियर प्लान बनाना चाहिए। चलिए अब हम द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन चैप्टर की तरफ चलते हैं। ये चैप्टर एक बेहद इंस्पायरिंग कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि सिर्फ किस्मत से नहीं बल्कि हार्ड वर्क, विजडम और कंसिस्टेंसी से सक्सेस हासिल की जा सकती है। इस कहानी का हीरो एक आदमी है जो अपने इंटेलिजेंट डिसीजंस और राइट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के जरिए बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। चैप्टर 7 द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन। इस चैप्टर में हम शारू नोडा की कहानी सुनते हैं जो एक आम आदमी से सबसे सक्सेसफुल और अमीर आदमी बन गया। ये कहानी हमें ये समझाती है कि किस्मत उन लोगों का साथ देती है जो हार्ड वर्क करते हैं और मौके का फ़ायदा उठाते हैं। शारू नोडा एक आम बेबीलोन का शहरी था जो ज़्यादा पैसे नहीं कमाता था, मगर उसके पास एक ख़ास चीज़ थी, विजडम। वो हमेशा अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा ऑब्जर्व करता था और सीखता था। एक दिन शारू नोडा ने देखा कि बेबीलोन के किंग का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और उस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी मैन पावर और रिसोर्सेज चाहिए। उसने सोचा, ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। शारू नोडा ने सोच समझकर डिसीजन लिया और अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने ज़रूरी रिसोर्सेज इकट्ठा की और किंग के प्रोजेक्ट में सप्लाई करने का काम शुरू किया। धीरे धीरे उनका काम बढ़ गया और शारू नोडा ने अपने काम को एक्सपैंड कर दिया। ये शारू नोडा का सबसे बड़ा डिसीजन था। उसने एक छोटी अपॉर्चुनिटी को समझा, फिर उस पर काम किया और अपनी लाइफ को बदल दिया। इस कहानी में हमें ये सीखने को मिलता है कि किस्मत उन लोगों का साथ देती है जो तैयार होते हैं। शारू नोडा की किस्मत उस वक्त चमकी जब उसने अपना हार्ड वर्क और विजडम इस्तेमाल किया। ये चैप्टर हमें एक बहुत बड़ा लेसन देता है। अपॉर्चुनिटीज सबके पास आती हैं, लेकिन सिर्फ वो लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं जो तैयार होते हैं और रिस्क लेने से नहीं डरते। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि शारू नोडा की किस्मत ने तभी काम किया जब उसने अपना काम समझदारी से शुरू किया। उसने देख लिया था कि उसके पास एक बड़ा मौका था और उसने उस मौके का फ़ायदा उठाया। सिर्फ किस्मत के भरोसे रहना एक गलत अप्रोच है। हार्ड वर्क और सही डिसीजन से किस्मत अपना काम करने लगती है। शारू नोडा की कहानी हमें ये सिखाती है कि लाइफ में डिसीजन मेकिंग और अपॉर्चुनिटीज़ को देखने की स्किल होनी चाहिए। हर शख्स की लाइफ में कई दफ़ा मौके आते हैं, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों का साथ देते हैं जो उन्हें पहचान कर उनका फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए अगर आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को ऑब्जर्व करें। हर छोटी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ को बदल सकती है। शारू नोडा ने अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा रिस्क लिया, मगर उसने अपनी अक्ल और समझ से काम किया, जिसकी वजह से वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन ये है, लक सिर्फ उन लोगों का साथ देती है जो अपने हार्ड वर्क और स्मार्ट डिसीजंस पर बिलीव करते हैं। अपनी ज़िंदगी में आपको हमेशा अपनी किस्मत का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी कोशिशों से अपने लिए सक्सेस के रास्ते बनाने चाहिए। शारू नोडा की तरह हमेशा तैयार रहो और अपनी स्किल्स को बढ़ाओ ताकि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए आप उसका फ़ायदा उठा सको। अगर आपका एटीट्यूड प्रोएक्टिव होगा तो आपकी किस्मत भी आपका साथ देगी। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 7। ये चैप्टर हमें एक ज़रूरी बात सिखाता है कि अगर आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हार्ड वर्क, विजडम और मौक़ों का फ़ायदा उठाना सबसे ज़रूरी है। आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए जो आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकें। किस्मत आपका साथ ज़रूर देगी अगर आप उसके लिए तैयार हैं। चलिए अब हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो है द 5 लॉज ऑफ गोल्ड। ये चैप्टर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करता है जो किसी भी शख्स के फाइनेंशियल सक्सेस के लिए ज़रूरी है। इस चैप्टर में हमें 5 ऐसे रूल्स बताए गए हैं जो हमें गोल्ड यानी वेल्थ को बिल्ड करने और प्रोटेक्ट करने के तरीके सिखाते हैं। चैप्टर 8 द 5 लॉज ऑफ गोल्ड। इस चैप्टर में हमें बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी की कहानी सुनाई जाती है जो अपने बेटे नोमासिर को 5 गोल्डन रूल्स सिखाता है। ये रूल्स सिर्फ गोल्ड ही नहीं बल्कि किसी भी कीमती चीज़ को समझने और हैंडल करने के तरीके हैं, और हम अपने बेटे को सिखाता है कि कैसे इन रूल्स को अपनी ज़िंदगी में फॉलो करके वो हमेशा अमीर बन सकता है। फर्स्ट लॉ ऑफ गोल्ड। सोना हमेशा उन लोगों के पास आता है जो अपनी इनकम का कम से कम एक हिस्सा सेव करते हैं। इस लॉ का मतलब बहुत सिंपल है, आप जितना भी पैसा कमाते हैं हमेशा उसका एक हिस्सा बचा कर रखना चाहिए।
अरहम अपने बेटे को समझाता है कि अगर वो अपनी इनकम का एक हिस्सा हमेशा बचा कर रखेगा और उसे इन्वेस्ट करेगा तो उसका गोल्ड हमेशा बढ़ता रहेगा। आज के ज़माने में भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी हर अर्निंग्स का कुछ हिस्सा सेविंग में लगाएं। ये हैबिट आपको लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगी। ये पहला रूल आपको ये सिखाता है कि वेल्थ तभी बिल्ड होती है जब आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा रेगुलरली बचा कर रखते हैं। सेकंड लॉ ऑफ गोल्ड। गोल्ड उन लोगों के लिए काम करता है जो उसे अच्छी इन्वेस्टमेंट्स में लगाते हैं और उसको बढ़ने देते हैं। इस लॉ का मतलब ये है कि सिर्फ पैसा बचा लेना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि जो पैसा आप बचा रहे हैं उसको काम पे लगाना भी ज़रूरी है। अरहम कहता है कि अगर आप अपने गोल्ड को अच्छी और सेफ इन्वेस्टमेंट्स में लगाएंगे तो वो आपके लिए काम करेगा और बढ़ता रहेगा। ये रूल आपको ये सिखाता है कि सिर्फ पैसा जमा करना ही नहीं, बल्कि उसे काम में लगाना ज़रूरी है ताकि आपके पैसे और ज़्यादा पैसे कमा कर दें। जैसे कि आज के ज़माने में स्टॉक्स, रियल एस्टेट या किसी और रिलायबल इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा उठाया जा सकता है। थर्ड लॉ ऑफ गोल्ड। गोल्ड हमेशा उन लोगों के पास से चला जाता है जो इसे ऐसे कामों में लगाते हैं जिन्हें वो नहीं समझते। अरहम अपने बेटे को समझाता है कि अगर आप अपने पैसे को ऐसे काम में लगाएंगे जिसे आप खुद समझते नहीं हैं तो आपका गोल्ड खो जाता है। इसका मतलब ये है कि हमेशा समझदारी से इन्वेस्ट करें और उसी काम में पैसा लगाएं जिसमें आपका एक्सपीरियंस हो या जिसे आप अच्छी तरह से समझते हो। इस रूल का लेसन ये है कि आपको हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट्स का बहुत ही अच्छी तरह से पता होना चाहिए। बेवजह के रिस्क्स और इन्वेस्टमेंट्स जो आपको समझ नहीं आती, उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर आप ऐसे काम में पैसा लगाते हैं जिसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका पैसा डूब सकता है। फोर्थ लॉ ऑफ गोल्ड। सोना उन लोगों के हाथ से दूर चला जाता है जो क्विक गेन्स और नफरत से भरी स्कीम्स में पैसे लगाते हैं। अरहम कहता है कि हमेशा वो लोग अपना पैसा खो बैठते हैं जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स और जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। इस लॉ का मतलब ये है कि अगर आप अपने पैसे को ऐसी स्कीम्स में लगाएंगे जो अनरियलिस्टिक और जल्दी रिटर्न्स देने वाली लगती हैं तो आपको लॉस हो सकता है। ये लॉ हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखने का मशवरा देता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म गेन्स का वादा करे उससे दूर रहना चाहिए। हमेशा पेशेंस और स्मार्ट डिसीजंस के साथ इन्वेस्ट करें ताकि आप अपने पैसे को बढ़ने का टाइम दे सकें। फिफ्थ लॉ ऑफ गोल्ड। गोल्ड उन लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता जो इसे सेफ और रिलायबल इन्वेस्टमेंट्स में लगाते हैं। इस लॉ का मतलब है कि आपका पैसा तभी बढ़ सकता है जब आप उसे सेफ और रिलायबल तरीकों से इन्वेस्ट करें। अरहम कहता है कि वो लोग जो अपने पैसे को प्रोटेक्ट करके सेफ इन्वेस्टमेंट्स में लगाते हैं वो हमेशा फ़ायदा उठाते हैं। ये रूल आपको सिखाता है कि गोल्ड या वेल्थ को सिक्योर रखना ज़रूरी है। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के बजाय हमेशा ऐसे सोर्सेज में पैसा लगाओ जो आपके पैसे को प्रोटेक्ट कर सकें। सेफ इन्वेस्टमेंट से आपको थोड़ा सा ही फ़ायदा हो, लेकिन वो कंसिस्टेंट और रिलायबल होता है। ये 5 रूल्स आपको फाइनेंशियल विजडम सिखाते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में इन्हें फॉलो करते हैं तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है और आप अपने गोल्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन रूल्स का असल मकसद ये है कि आप डिसिप्लिन्ड और समझदार तरीकों से अपने पैसे को हैंडल करना सीखें। ये 5 लॉज सिंपल हैं, लेकिन अगर आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 8। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि गोल्ड या वेल्थ को प्रोटेक्ट करना और बढ़ाने के लिए एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच की ज़रूरत होती है। इन 5 लॉज को फॉलो करके आप अपने पैसे को न सिर्फ सेफ रख सकते हैं बल्कि उसे और बढ़ा भी सकते हैं। वेल्थ बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है कि आप पेशेंस रखें, वाइज डिसीजंस लें और सेफ इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाएं। तो चलिए अब हम चैप्टर 9 मीट द गॉड्स ऑफ गुड लक की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे लिए वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के राज खोलती है। चैप्टर 9 मीट द गॉड्स ऑफ गुड लक। इस चैप्टर में हमारे साथ कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं जो हमें गुड लक के बारे में सिखाते हैं। ये कैरेक्टर्स हमें दिखाते हैं कि कैसे लक हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है और कैसे हम इसे अपने पक्ष में ला सकते हैं। गुड लक को समझना और उसकी ओर कदम बढ़ाना ज़रूरी है। ये चैप्टर बताता है कि गुड लक सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट है
जो हमें सही अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने और संभालने में मदद करता है। लक उन लोगों के साथ होता है जो उसकी तरफ ध्यान देते हैं। अरहम कहता है कि जब आप गुड लक को वेलकम करते हैं तो आप इसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ये एक पॉजिटिव अप्रोच है जिससे आप अपने गोल्स और एस्पिरेशंस को अचीव करने में मदद करते हैं। गुड लक उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो हार्ड वर्क करते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि हार्ड वर्क और गुड लक के बीच एक गहरा रिश्ता है। जब आप मेहनत करते हैं और तैयार रहते हैं तो लक भी आपके लिए खुद आता है। ये इसलिए है क्योंकि आप अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाते हैं। नेगेटिव सोच को दूर करना ज़रूरी है क्योंकि यह लक को ब्लॉक कर सकती है। अरहम समझाता है कि जब हम नेगेटिव सोच में उलझ जाते हैं तो हम अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को खुद ही बंद कर देते हैं। पॉजिटिव सोच से ही हम गुड लक को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 9। गुड लक के देवताओं से मिलने का मतलब है कि हमें अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को देखना और उन्हें संभालना सीखना होगा। ये चैप्टर हमें यह सिखाता है कि हार्ड वर्क और पॉजिटिव थिंकिंग से हम अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। चैप्टर 10 द क्ले टैबलेट्स ऑफ बैबिलोन। इस चैप्टर में अरहम हमें यह सिखाता है कि कैसे अपने इम्पॉर्टेंट लेसन्स को लिखना और उन्हें याद रखना हमारी लाइफ और फाइनेंसेस को समझने में मदद कर सकता है। क्ले टैबलेट्स क्या होते हैं? पुराने बैबिलोन की दुनिया में आज जैसे पेपर या नोटबुक्स नहीं होते थे। उस टाइम लोग मिट्टी की पतली और सपाट स्लैब्स बनाते थे और उन पर खास तरीके से लिखते थे। ये स्लैब्स या क्ले टैबलेट्स मिट्टी के बने होते थे और जब उन पर लिख लिया जाता तो उन्हें सुखाकर हार्ड बना दिया जाता था ताकि वो लंबे टाइम तक सेफ रहें। इन क्ले टैबलेट्स पर लोग अपनी ज़रूरी बातें लिखते थे, जैसे रूल्स, बिजनेस से जुड़ी बातें और पर्सनल लर्निंग्स। ये एक तरीका था अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को याद रखने का, ताकि वो भूले नहीं और दूसरों को भी उनसे कुछ सीखने का मौका मिले। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन्हें लिख लेना चाहिए। अगर आपको कोई ज़रूरी चीज़ या लेसन याद रखना हो तो उसे लिख लेना चाहिए ताकि वो याद रहे। जैसे आज हम नोटबुक्स या डिजिटल ऐप्स का यूज़ करते हैं, वैसे ही पुराने लोग क्ले टैबलेट्स पर लिखते थे। अरहम कहता है कि अगर आप फाइनेंशियल रूप से ग्रो करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप जो भी इम्पॉर्टेंट बातें सीखते हैं उन्हें याद भी रखें, क्योंकि सिर्फ पैसे कमाना नहीं बल्कि पैसे को समझना भी इम्पॉर्टेंट है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने लेसन्स को भूलें नहीं। सिर्फ याद रखना नहीं, अमल में भी लाना है। सिर्फ लिखने से काम नहीं बनता, जो लिखा है उस पर एक्शन भी लेना ज़रूरी है। अरहम ये समझाता है कि जब आप अपने गोल्स को लिखते हैं और उस पर फोकस करते हैं तो आपके एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में होते हैं। जब आप अपने लेसन्स और गोल्स को लिखते हैं तो ये आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाता है। आप और भी फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 10। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हमें अपने फाइनेंशियल और पर्सनल ग्रोथ से जुड़े लेसन्स को लिखना चाहिए और उन्हें याद रखना चाहिए ताकि हम अपने गोल्स और ड्रीम्स को पूरा कर सकें। अरहम ये बताता है कि जैसे बेबीलोन में लोग अपने इम्पॉर्टेंट लेसन्स को क्ले टैबलेट्स पर लिखते थे, वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ के ज़रूरी लेसन्स को रिकॉर्ड करना चाहिए और उन पर एक्ट करना चाहिए। तो अब पहुंच चुके हैं हम इस बुक के कंक्लूजन पर। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि वेल्थ और खुशी का राज सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि सही सोच, वैल्यूज़ और डिसिप्लिन में छुपा है। अरहम के एक्सपीरियंसेस और उनके लेसन्स से हमें समझ आता है कि अगर हम अपने गोल्स पर फोकस करें, हार्ड वर्क करें और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, अपने पैसे को सेव करें और उसे सही जगह इन्वेस्ट करें, तो हम भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। इस किताब से हमने यह सीखा कि नॉलेज को याद रखना, लेसन्स को अप्लाई करना और गुड लक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप सबका शुक्रिया कि आपने द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन की इस ऑडियो बुक जर्नी में हिस्सा लिया। हमने इस कहानी के जरिए वेल्थ और हैप्पीनेस के कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन्स को एक्सप्लोर किया। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। हमेशा याद रखें, आपकी सोच और कोशिशें ही आपकी सक्सेस का राज है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहें और अपने सपनों का पीछा करते रहें।